टोटल 10 पॉइंट्स बोलूँ या मिस्टेक्स बोलूँ, एज ए बिगनर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों को एकदम गांठ बांध के रख लो, समझ लो कि ये गलतियां तो करनी ही नहीं करनी है। सबसे पहली जो मिस्टेक आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट विदाउट नॉलेज। और ये जो चीज़ है नॉलेज वाली, बेसिक नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए, कम से कम म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो जरूर। फाइनेंस और फिटनेस, देखो फिटनेस इंडस्ट्री से भी मैं बिलोंग करता हूँ, काफ़ी टाइम दिया मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में, तो इसलिए मुझे उसके बारे में भी पता है कि कितनी सिंपल चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण लोग कितना ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए ये फिटनेस इंडस्ट्री एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी आपको हो जाती है तो आप फिट भी अच्छे से रह सकते हो, आप वेल्दी भी अच्छे से रह सकते हो। बस वही छोटी सी जो सिंपल चीज़ें उनको समझना होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करने की कोशिश जरूर करें, और बिना नॉलेज के किसी भी स्कीम के अंदर, म्यूचुअल फंड की ही अगर हम यहाँ पे बात लेकर चलते हैं, तो इन्वेस्ट ना कर दे मेरी बात सुनकर, किसी और की बात सुनकर, या किसी मेरी बाकी सबकी छोड़ो, मेरी बात सुनकर ही बस इन्वेस्ट नहीं करना है कहीं पे। खुद से देखना है उस चीज को कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि एक ही बात, एक ही चीज हर इंडिविजुअल के लिए सूटेबल नहीं होती है। थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, बस बेसिक थोड़ा बहुत आप समझ लेते हो तो उतने में आपका काम हो जाता है। सेकंड बहुत बड़ी मिस्टेक होती है टाइमिंग द मार्केट, जिसके बारे में कल भी मैंने वीडियो में बात की थी कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम लॉन्ग टर्म लाइक 10 साल, 15 साल, 20 साल या वेल्थ क्रिएट करना है और बस पैसे बना के रखने हैं, इसके लिए हम आए हैं मार्केट के अंदर में, तो हमें मार्केट को टाइम करने की क्या ज़रूरत है। आज के 5% के गिरावट या 2% के गिरावट का लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर आज 5% रैली हो गई है, अब 10% रैली हो गई है, लॉन्ग टर्म में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं और मार्केट गिर जाती है तो उसका फायदा जरूर उठा ले, लेकिन कभी भी मार्केट को ये टाइमिंग नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट अभी बहुत रैली कर रही है, ओवर वैल्यूड हो गई है, अब मैं बेच देता हूँ, जब मार्केट गिर जाएगी, अंडर वैल्यू हो जाएगी तो मैं खरीद लूंगा। इस तरीके की टाइमिंग बिल्कुल भी करने की कोशिश न करें, आपका उल्टा असर हो सकता है, आप नुकसान में जा सकते हो। कभी भी मोमेंटम को आपको चेज नहीं करना चाहिए। किसी भी स्कीम में दिख रहा है आपको कि बहुत रिटर्न्स बन रहे हैं, किसी स्टॉक में दिख रहा है बहुत रिटर्न्स, लगातार रिटर्न्स बन रहे हैं, तो सिर्फ आपको रिटर्न्स को देख के वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। खासकर स्टॉक्स के अंदर में आपको पूरा उसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रिटर्न्स क्यों बन रहे हैं, कब तक बन सकते हैं, क्या हो सकता है। म्यूचुअल फंड के केस में ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी समझना जरूर चाहिए। सिर्फ रिटर्न्स को देखकर, और खासकर बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि एक साल में पीछे जितने भी टॉप फंड है उसके अंदर जाके पैसा डाल दिया। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चेकआउट करना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल के परफॉर्मेंस से कुछ पता नहीं चलता इक्विटी मार्केट के अंदर में। 1-2 साल में तो बस इमोशनल डिसीजन ही होते हैं, असली वैल्यू 5 साल, 8 साल, 10 साल के परफॉर्मेंस से पता चलती है। रिटर्न्स को चेज नहीं करना है यहाँ पे। बोरोइंग टू इन्वेस्ट, समझ रहे हो, मतलब दूसरे से कर्ज लेके पैसा मार्केट में डाल दिया, मतलब एक तरीके से लेवरेज जिसको कहते हैं। तो लेवरेज ऐसा भी नहीं कहूँगा कि 100% गलत चीज़ है, बट एज ए बिगिनर लेवरेज 100% गलत जरूर है, क्योंकि लेवरेज एकदम दो धारी तलवार की तरह है। क्योंकि आप अगर लोन लेके इन्वेस्ट करते हो, अगर अच्छे रिटर्न्स बन जाए तो आपके पास बहुत पैसा बन सकता है। क्योंकि जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं आज के टाइम में या फिर पास्ट में भी रहे हैं, का लगभग सबने लेवरेज का फायदा जरूर उठाया। तो लेवरेज का फायदा अगर आपके लिए पॉजिटिव कर जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर निगेटिव कर गया तो जीरो भी नहीं, आपको माइनस के अंदर घुसा सकता है। तो इसलिए कभी भी बोरो करके इन्वेस्ट ना करें, ट्राई करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना पैसा ही इन्वेस्ट करें। और जो मैंने बोला कि आपको मोमेंट को चेज नहीं करना है, रिटर्न को चेज नहीं करना है। कई लोग रिटर्न को चेज करने के चक्कर में बोरो करके भी मनी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये बहुत भयंकर मिस्टेक होती है। एज ए बिगिनर बिल्कुल भी इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट करना है, जितना कमा रहे हो उसी में से कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ पैसा अपना घर खर्च करते हो, वो सबसे सही है। लोन लेके फालतू की किस्त के चक्कर में पड़ोगे, बहुत परेशान हो जाओगे जिंदगी में। कई सारे लोग ये नहीं समझते हैं, ये भी एक मिस्टेक है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें और दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए।
अगर आप इन्वेस्टमेंट को, इंश्योरेंस को लाइक यूलिप्स या अलग अलग टाइप के और भी प्लान्स होते हैं, कंबाइन करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्च भी, एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और बहुत कम आपको रिटर्न्स भी वहाँ पे मिलते हैं। तो इसीलिए आप इंश्योरेंस को अलग रखें इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को। नॉर्मल अपना इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है वो करें, वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न से मिलेंगे। नॉर्मल अगर आप इंश्योरेंस रखेंगे तो कम पैसे में, कम प्रीमियम में आपको बड़ा कवर भी मिल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग रखना है। बाकी डिटेल में और आप इसको समझ सकते हैं, बट यहाँ पे आप ये समझ लो कि एक साथ किसी भी ऐसे प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। मतलब मनी बैक वाले जो प्लान्स होते हैं उनसे दूर रहना है, बहुत भारी नुकसान होता है उनमें। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ डेट इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। डेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी से उनको डर लगता है। लेकिन देखिए, समझने की चीज़ ये है कि कितना भी आपको डर लगे, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा, मान लिया चलो 20-30% ही पैसा, कम से कम 25 से 30% पैसा तो आपको इक्विटी में डालना ही डालना चाहिए। क्योंकि जो ग्रोथ आपको इक्विटी दे सकती है वो ग्रोथ आपको कोई नहीं दे सकती। तो 100% इक्विटी, और इक्विटी उतना डरने की चीज़ नहीं है। सही से अगर डाइवर्सिफाई करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉस के चांसेस वहाँ पे ना के बराबर होते हैं। हो सकता है लॉस, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और वैसे भी 70% पैसा आपका फिक्स्ड इनकम एसेट्स में है, 30% पैसा ही आप इक्विटी में डाल रहे हो, तो वहाँ वॉलेटिलिटी से भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए ग्रोथ भी आपके कॉर्पस में होना जरूरी है। अगर ग्रोथ नहीं होगी कॉर्पस में तो आपका कॉर्पस एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। और अगर 100% फिक्स्ड एसेट में डालोगे, डेट में डालोगे, तो एक टाइम पे आपका कॉर्पस खत्म हो ही जाएगा। तो इसलिए कॉर्पस को आपके ग्रो करने के लिए, पता नहीं क्यों इतने सारे इसी टॉपिक के वर्ड के अंदर मिस्टेक हो रहे हैं, आपको कॉर्पस को अपने ग्रो करने के लिए इक्विटी को भी जरूर ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। कुछ टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो पूरा इक्विटी के अंदर डाल के रखते हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे डेट से उतना मतलब नहीं रहता। लेकिन बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जिनमें से एक है जिनको इक्विटी पसंद नहीं होती है, तो फिर भी थोड़ा पोर्शन जरूर इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करें। कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं करते अपने पैसे। तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके की होती है। जैसे एक होता है कि आपने स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, तो उसके अंदर ही अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो एक एसेट के अंदर में भी पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। प्लस डिफरेंट अगर ज़्यादा पैसे हैं तो डिफरेंट एसेट में भी आप पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, कम पैसे हैं तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हो। लेकिन जब आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो आप इक्विटी के साथ डेट मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड में करते हो, सिल्वर में करते हो, रियल एस्टेट में करते हो। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती है वैसे वैसे पैसे को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये तो हो गई जब पैसे बढ़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग फेज में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो 10 से 15 अगर स्टॉक्स रहते हैं तो आपका डाइवर्सिफाई अच्छे से पैसा रहता है। या फिर म्यूचुअल फंड में तो आप 2 म्यूचुअल फंड्स भी ले लेते हो तो आपका पैसा अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको स्टार्टिंग से ही माइंड में रखना। ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो अभी कम पैसे तो सिर्फ एक स्टॉक लेता हूँ, एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, आगे चल के जब पैसे, नहीं, वैसी गलती नहीं करनी है। आज के टाइम में कौन सा ऐसा स्टॉक निकल जाए जिसके अंदर कोई फ्रॉड निकल के आ जाए और वो बंद हो जाए कंपनी, आपका पैसा खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता और आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर हो, स्टार्टिंग से ही डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए एक जाल की तरह काम करता है जो खतरे से आपको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो डाइवर्सिफाई जरूर करके रखें। कई सारे लोग होते हैं जो कि आज के टाइम में भी, आप कहोगे आज के टाइम में कौन फंसता है, आज के टाइम में भी टिप्सटर्स के चक्कर में फंस जाते हैं। मेरे मोबाइल पे इतने सारे मैसेज आते हैं, मोबाइल पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, हर पता नहीं नंबर भी कौन लीक करते रहता है, ईमेल कौन लीक करते रहता है, हर जगह पे मैसेजेस, मेल्स वगैरह आते रहते हैं। इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दें, 1 महीने में इतना % रिटर्न मिल जाएगा। 2 यहाँ पे पॉइंट है, समझो। पहला तो टिप्सटर वाला और दूसरा क्विक रिटर्न वाला, दोनों समझो। बिगिनर्स बहुत फंसते हैं इसमें कि पहला तो ब्लाइंडली टिप्सटर को फॉलो करते रहते हैं, टिप्स देने वाले को फॉलो करते रहते हैं, और दूसरा क्विक रिटर्न्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैसेज आएगा, मेल आएगा कि 30% रिटर्न मिल जाएगा 1 महीने में, इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, और लोग इन्वेस्ट कर भी देते हैं। यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बना दी कि इतने % रिटर्न मिल जाएंगे इस स्टॉक के अंदर, अभी इन्वेस्ट कर दे, और कर देते हैं। तो इस चक्कर में भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे
टिप देने वाले से या क्विक रिटर्न के चक्कर में आप पड़े हुए तो इन चीज़ों से आपको बचें। हम जब म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की बात करते हैं, कितने रिटर्न्स की बात करते हैं? 12% की लार्ज कैप फंड में, 15% की मिड कैप फंड में, 16, 17, 18% की स्मॉल कैप फंड में, बस साल के। तो सोचो महीने की कोई 25, 30, 50% की बात करे, सीधा सीधा स्कैम हो रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा यहाँ पे तो इतना सामने से आपको हिंट मिल रहा है कि स्कैम हो रहा है। तो इन चीज़ों को समझें। आखिरी पॉइंट जो कि अभी जो सिनेरियो है उसमें भी आपको समझना चाहिए, पैनिक सेलिंग आपको नहीं करना चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया, जो कहा था उन्होंने कि मैंने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, मुझे इतना का नुकसान हो गया, तो वो सब चीज़ें पैनिक सेलिंग के कारण ही होती है। और देखो पैनिक सेलिंग कहीं ना कहीं तो बड़े इन्वेस्टर्स या जो ऑपरेटर्स जिनको कहते हैं उनके द्वारा ही कराया जाता है। लोगों को डराकर मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा माहौल बनाया जाता है, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा माहौल बनाया जाता है जिससे रिटेल इन्वेस्टर डरते हैं और पैनिक सेलिंग करते हैं। पहले से खासकर मतलब पहले से अभी की बात करें तो माहौल बहुत ज़्यादा सुधरा है, अब लोग समझने लगे हैं इन चीज़ों को, लेकिन अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं कि लोग डर के एग्जिट कर देते हैं। क्योंकि एवरेज, एक डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज अभी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर 2-3 साल भी लोग, ज़्यादातर जो फोलियोज हैं वो 2-3 साल के अंदर ही बंद हो जाती है। तो अभी भी लोग पैनिक सेलिंग करके एग्जिट कर देते हैं। तो जैसे अगर गिरावट होती है मार्केट में, मान लो आप अगर 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने आए हो, तो अभी अगर 5% या 10% या 20%, मान लो 50% ही गिर गई, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपके लिए तो वो और अच्छा है कि कम प्राइस पे ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगी आपके एसआईपी में। एसआईपी आप कर रहे हो, एसआईपी एक ऐसा वे है कि जितने सारे मैंने पॉइंट्स बताए उन सब पॉइंट से आपको बचा लेगी। अगर आप सिंपल एक एसआईपी स्टार्ट करके छोड़ दोगे, वो हर तरीके के पॉइंट से आपको बचा लेगी। तो पैनिक सेलिंग भी आपको नहीं करना चाहिए। जो आपने यहाँ पे गोल टारगेट बना के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, बस उसको ध्यान में रख के इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये 10 पॉइंट से टोटल, जो कि एज ए बिगनर इन्वेस्टर काफ़ी सारे लोग करते हैं, डर लगता ही है, लेकिन अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप गेन कर लोगे, आपको डर भी नहीं लगेगा, समझ में भी आएगा, आप फ्रॉडस्टर से भी बच के रहोगे, चेज भी रिटर्न भी चेज नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है आपको, और ये सारी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी भी कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना समझना है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।